हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था हमारी यूनिट नंबर 4 जो कि थी थ्री फेस इंडक्शन मशीन। यूनिट नंबर 4 में हमने सारी चीजें देखी, कैसे आरएमएफ जनरेट होता है एक थ्री फेस इंडक्शन मशीन में, कैसे आरएमएफ जनरेट होता है, कैसे बाद में फ्लक्स लिंकेज की वजह से कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, कौन सा प्रिंसिपल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि कैसे करंट जब फ्लो होता है तो कैसे एक टॉर्क जनरेट होता है रोटर में और रोटर रोटेट करता है, क्या स्लिप होता है। ये सारी चीजें हमने देखी स्टार्टिंग। फिर हमने स्पीड कंट्रोल देखा, फिर हमने ब्रेकिंग ऑफ एन इंडक्शन मशीन देखा। ये सारी चीजें हमने वहां पर देखी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने वहां पर बोली थी, मैंने जब मैं इंडक्शन मशीन पढ़ा रहा था थ्री फेस इंडक्शन मशीन, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बोली थी वो ये थी कि थ्री फेस इंडक्शन मशीन इज अ सेल्फ स्टार्टिंग मशीन। वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, यानी कि एक बार आपने उस थ्री फेस इंडक्शन मशीन के स्टेटर को एक बार आपने सप्लाई दे दी तो अब वो अपना आप, अब उसको कोई और एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। अब वो अपना आप अब जैसे ही आपने सप्लाई दी, अब वो अपना आप एक आरएमएफ जनरेट करेगा, अपना आप एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा, अपना आप करंट फ्लो होगा और अपने आप उसमें टॉर्क जनरेट होगा और रोटर आपका रोटेट करने लग जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार थ्री फेज सप्लाई स्टेटर को देनी है। समझ आ गया? इसलिए उसको बोलते हैं सेल्फ स्टार्टिंग मशीन। एक और उसको टर्म देते हैं, कोई बोलते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मशीन इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन। मैंने आपको इसका भी जब हम इंडक्शन जनरेटर के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा था, उस समय मैंने आपको इसका भी एक बता था। सिंगली एक्साइटेड मतलब एक ही एक्साइटेशन, सिर्फ एक ही एक्साइटेशन होती है स्टेटर में, आपने एक चीज दी और आप काम चला रहे हो उससे। जबकि सिंक्रोनस जनरेटर जब हम बात करेंगे तो आप देखोगे कि उसमें रोटर में भी हम एक एक्साइटेशन, डीसी एक्साइटेशन अलग से देते हैं उसमें। तो वो सिंगली एक्साइटेड मशीन नहीं हुई, स्टेटर में भी अलग से आ रही है थ्री फेज सप्लाई और फिर रोटर में आप अलग से एक से डीसी एक्साइटेशन दे रहे हो, तो वो सिंगली एक्साइटेशन मशीन नहीं हुई। और इसलिए कहते हैं सिंक्रोनस मशीन जो होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग भी नहीं होती है। जब तक आप उसको डीसी एक्साइटेशन नहीं दोगे वो सिंक्रोनस मशीन ऑपरेट नहीं करेगी, जैसा कि हमारा थ्री फेज इंडक्शन मशीन करता था। आज हम पढ़ेंगे हमारा यूनिट 5 जो कि है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन हमको पढ़ना है। उसमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि सिंगल फेज इंडक्शन मशीन आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे कि हम थ्री फेज में जैसे ही सॉकेट से हमने स्टेटर को सप्लाई दी, हमारा स्टेटर सडनली स्टेटर इंड्यूस्ड ईएमएफ आरएमएफ जनरेट करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वगैरह, और रोटर घूमने लग जाता था, तो उसको बोलते हैं सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर। लेकिन अगर सिमिलरली हमने एक स्टेटर के अक्रॉस अगर सिंगल फेज सप्लाई दी मैंने, तो हम देखते हैं कि हमारा रोटर नहीं घूमता है। अब होता क्या है, ये आप लोगों ने आप सभी लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, और मैंने काफी बार मैंने जब हम नॉर्मल डिस्कशन कर रहे होते हैं क्लास में, जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने ये डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ कि जब आपने खूब बार ऐसे देखा होगा कि आपका जो सीलिंग फैन है, मैं ये एग्जांपल काफी बार देता रहता हूँ, ये इसलिए क्योंकि वेरी मतलब बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सिंगल फेज इंडक्शन मशीन को समझने के लिए। कि आपने देखा होगा कि जब सीलिंग फैन आपका कई बार बंद हो जाता है, आप बटन ऑन कर लिया आपने, यानी कि उसको सिंगल फेज सप्लाई मिल गई उस फैन को, अभी भी वो ऑन नहीं हो रहा, अभी भी वो रुका हुआ है। अब आपने सडनली आपने क्या किया, आपने उसको एक जर्क दिया, एक डंडे से उसको मारा, एक जर्क, एक रोटेशन, आपने सेल्फ रोटेशन, आपने खुद ने उसको एक रोटेशन दिया। अब आप देखोगे कि वो जो फैन है वो घूमने लग गया। इससे आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो? फिर जब आप किसी उसके पास जाते हो तो वो आपको बोलता है, किसी मिस्त्री के पास जाओगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई इसमें जो है इसका कैपेसिटर खराब हो गया, कैपेसिटर रिप्लेस कर लो इसका। ठीक है। अब ये जो वाक्य है, ये क्या 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 चीजें आप पहले बताइए डिपिक्ट क्या करता है। एक सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में भी हम सिमिलरली, जैसे कि थ्री फेज में होता है वैसे कि सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में भी एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है, वही एयर गैप, सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेगी। तो इसलिए मैं सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में एक थोड़ा सा आपको बेसिक बताऊंगा कैसे ऑपरेट होता है। उसके बाद में सारी चीजें जो इक्विवेलेंट सर्किट है वगैरह, वो सारी में कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट, मतलब सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सेम तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, रोटेशन होगा, सारी चीजें सेम है। थोड़ा सा माइनर सा वेरिएशन है कुछ कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा।
तो अब ये देखिए आपके, मैंने क्या बोला, वो सीलिंग फैन वाला मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। उसमें आपने एक देखा कि मैंने आपको बोला सिंगल फेज मशीन में फिर से एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है, और उस स्टेटर को हमने सिंगल फेज सप्लाई दी, बजाय कि थ्री फेज इंडक्शन मशीन में थ्री फेज देते थे, सिंगल फेज में सिंगल फेज सप्लाई दी। जब हमने स्टेटर को सिंगल फेज सप्लाई दी, जब हमने सीलिंग फैन को हमने स्विच ऑन किया, यानी कि सीलिंग फैन को हमने सिंगल फेज सप्लाई दी स्टेटर में, तो मैंने आपको ये चीज बोली थी कि एक सिंगल फेज जो होता है, एक सिंगल फेज सप्लाई जो होता है, वो एक पल्सेटिंग फील्ड, स्टेशनरी पल्सेटिंग फील्ड जनरेट करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक थ्री फेज सप्लाई जो होता है वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, एक सिंगल फेज सप्लाई होता है वो स्टेशनरी पल्सेटिंग फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, अब ये रोटेटिंग फील्ड जनरेट नहीं करता, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और इसी की वजह से ये बोला जाता है कि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्यों सेल्फ स्टार्टिंग हो गया? क्योंकि उसने एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट स्टडी टॉर्क डेवलप हुआ। मैंने आपको ये सब इंपॉर्टेंस बता दी थी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताई थी जब हमने क्लास लेक्चर्स हमने लिया था कि क्यों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जरूरी थी, अदरवाइज कांस्टेंट टॉर्क नहीं हो बन मिल पा रहा था। अब जो हमारा सिंगल फेस इंडक्शन मशीन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं हो रही है, वो एक स्टेशनरी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो अब क्या दिक्कत हुई? अब दिक्कत ये हुई आपके, अब दिक्कत ये चीज आ रही है कि स्टेशनरी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ने आपको रोटर को फ्लक्स लिंकेज हुआ और रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, करंट फ्लो हुआ, टॉर्क जनरेट हुआ, लेकिन आपका रोटर रोटेट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि होता ये है, रोटर रोटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में वो जीरो हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और अगर जैसे मैं जर्क दे रहा हूं उसको और अब वो चलने लग रहा है, इसका मतलब कि रनिंग टॉर्क जो है सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में वो कांस्टेंट होता है, वो जीरो नहीं होता है। रनिंग टॉर्क होता है सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में, बस दिक्कत कहां है? स्टार्टिंग टॉर्क की। वो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से जीरो टॉर्क जनरेट हो रहा है कि आपकी मशीन घूम नहीं रही है सिंगल फेज में। अब अब यही चीज हम पढ़ेंगे। जो हमारा सिंगल फेज सप्लाई होता है, जो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, स्टेशनरी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जो सिंगल फेज सप्लाई जब हम किसी को देते हैं तो वो सिंगल फेज सप्लाई एक्चुअल में टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स में डिवाइड हो सकता है। जो सिंगल फेज सप्लाई जो हम देते हैं वो एक्चुअल में पल्सेट दैट स्टेशनरी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू rotating magnetic field of same magnitude but rotating in opposite direction। कि वो जो सिंगल पल्सेटिंग जो होता है, सिंगल सिंगल फेज सप्लाई जो होता है उसकी वजह से एक स्टेशनरी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उस स्टेशनरी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, दोनों एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, बस दिक्कत ये है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में एक सिंगल फेज सप्लाई दिया, एक 5m/2 इधर आया तो 5m/2 इधर आया, एक एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो एक क्लॉकवाइज में घूम रहा है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है कि दोनों की वजह से जो स्पीड जनरेट होगी, इसकी वजह से सपोज एनएस जनरेट हुआ तो इसकी वजह से भी एनएस जनरेट हुआ, यानी और इसकी वजह से जो फ्लक्स लिंकेज होगा एक, अब इनमें से मान लो कि क्लॉकवाइज वाले को हमने फॉरवर्ड फील्ड मान लिया, एक फील्ड, दो फील्ड जनरेट हुई, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड को दो फील्ड में रिजॉल्व कर पाते हैं, एक होता है फॉरवर्ड फील्ड, एक को मान लिया आपने बैकवर्ड फील्ड, जो उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है उसको बैकवर्ड फील्ड, जो सीधी डायरेक्शन में उसको फॉरवर्ड फील्ड। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इन दोनों की वजह से जो टॉर्क जनरेट हुआ है वो इक्वल होता है। तो अब क्या होता है, एक उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा उसको एंटी क्लॉकवाइज में, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दोनों में सेम है, तो इसलिए हमारी सिंगल फेज मशीन स्टार्ट नहीं होती है। एट स्टार्टिंग ये सिचुएशन हो जाती है। अब वो क्या होती है एग्जैक्टली हम पढ़ेंगे, इसके एनालिसिस हम करेंगे डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी से, जो कि आपका एक्सपर्ट लेक्चर हुआ था तो उसमें आपने इन अ वे इसका एक ओवरऑल ओवरव्यू एक आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी देखो, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन के एनालिसिस के लिए दो
तरीके हैं, एक होता है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, दूसरा होता है क्रॉस फील्ड थ्योरी। तो क्रॉस फील्ड थ्योरी अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ये। दूसरा है, और ये वन एंड द सेम थिंग है, सेम चीजें, सेम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के पर्पस में काम आते हैं ये। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ये जरूर आपके सिलेबस में है और ये हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ आप कि यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था वही लिखा हुआ है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। और ये देख लीजिए आप कि उसको पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल मैग्नीट्यूड बट रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इन सिंगल फेज इंडक्शन मशीन को फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल किलोवाट और फ्रैक्शनल एचपी मशीन भी बोलते हैं। ये भी एक नाम है, फ्रैक्शनल मशीन। फ्रैक्शनल मशीन अगर कोई बोले तो मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मशीन। और ये बहुत ज्यादा यूज होती है आपके जो लैपटॉप में जो फैन है, आपके जो ब्लोअर्स है, आपके जो सीलिंग टेबल फैंस है ना, ये छोटे छोटे जो आपके हेयर ड्रायर्स वगैरह होते हैं, इन सब चीजों में सिंगल फेज इंडक्शन मशीन है। सीलिंग फैन है, आपका मिक्सर है, जूसर है, सब में सिंगल फेज। रेफ्रिजरेशन है, आपका टेलीविजन है, वीडियो प्लेयर्स है, इन सब में सिंगल फेज इंडक्शन मशीन जो है आपकी यूज होती है। अब वही हम आगे पढ़ेंगे, ये यही बोले इन्होंने, यही कि these are most popular motors in single phase segments also known as fractional kilowatt or fractional HP। range is 1 watt to 1000 watt। अब इनकी रेंज यही रहती है 1 watt to 1000 watt। they are identical with three phase motor but the difference lies in their ratings and non self starting nature। if a stator contain one winding, AC winding is supplied to this produce alternate magnetic। ये मैंने आपको सब बता दिया कैसे लिंकेज होता है, वो रिफ्यूज हो जाता है स्टार्टिंग में रोटेट करने में। और if an external force is applied on the rotor it continues to rotate in the direction of force। अगर मैंने बोला ना एक जर्क देंगे तो अब रोटेट होने लग जाता है, स्टार्टिंग में रोटेट नहीं होगा, जैसे ही जर्क देंगे अब रोटेट होने लग जाता है। दिस peculiar behavior is analyzed according to double field revolving theory। ठीक है, ये आप देखिए। अब डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या होती है, वही मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स इज रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। दो कंपोनेंट, मैंने बोला ना एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड एक दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाती है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों ही अपने अपने सिंक्रोनस स्पीड एनएस स्पीड से घूमेंगे, लेकिन अगर एक क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो रोटर और जो रोटर है, अब उसको, वो तो स्टेशनरी पड़ा था पहले से, अब वो रोटर दोनों फील्ड के रिएक्ट करेगा। जो क्लॉकवाइज में घूम रहा था वो भी उस रोटर से लिंक करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा और एक टॉर्क जनरेट करेगा। और जो एंटी क्लॉकवाइज में फील्ड घूम रही है वो भी रोटर से लिंक करेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगी और एक टॉर्क जनरेट करेगी। तो जो क्लॉकवाइज में जो घूम रहा है, जो उसको जो फॉरवर्ड फील्ड है उसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट होता है उस रोटर में, उसको हम फॉरवर्ड टॉर्क बोल देंगे। और जो बैकवर्ड फील्ड है उसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा उसको हम बोल देंगे बैकवर्ड टॉर्क। ठीक है, अब ये बोल दिया कि इन्होंने क्या बोला, ड्यूरिंग स्टार्टिंग द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फील्ड इज इक्वल एंड द नेट टॉर्क बिकम्स जीरो, कॉन्सिक्वेंटली द मोटर डजंट स्टार्ट। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब इन्होंने एक चीज बोली है कि देखिए जो फॉरवर्ड फील्ड है उसको 5f से डिनोट कर दिया और बैकवर्ड फील्ड को 5b से डिनोट कर दिया। फॉरवर्ड फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने आपको बोला था दो फील्ड में रिजॉल्व होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है 5m/2 5m/2। तो दोनों ही सेम सिंक्रोनस स्पीड से फ्लो हो रहा है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है 120 × f डिवाइडेड बाय p, दोनों का सेम। डिफरेंस क्या आ गया कि एक अगर क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक को फॉरवर्ड टॉर्क बोल दिया, दूसरे को नेगेटिव बैकवर्ड टॉर्क। अब आपको पता है स्लिप क्या होता है, अब स्लिप जो नॉर्मल स्लिप होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमती है, उसको हम फॉरवर्ड स्लिप बोल देते हैं। जो नॉर्मल एस स्लिप एस से डिनोट करते हैं, इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में उसी चीज को हम एस फॉरवर्ड से डिनोट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एस फॉरवर्ड कैसे निकाल देते हैं, ns - n डिवाइडेड बाय ns। अब हम आ जाते हैं बैकवर्ड में, ns माइनस ऑफ n, क्योंकि उल्टा घूम रहा है, डिवाइडेड बाय ns, ये हो जाता है। तो अब इसमें ये आ जाता है, इसमें प्लस ns माइनस ns इसमें ऐड कर देंगे तो उससे ये जो ये चीज बन के आ जाएगी ट्वाइस ns माइनस ns डिवाइडेड बाय ns। और ns माइनस n अपन को पता है sns होता है, क्योंकि ये देखिए ns माइनस n इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा SNS, SFNS बोल सकते हो या SNS बोल सकते हो। तो वहां से ये फॉर्मूला निकल के आता है कि जो बैकवर्ड फील्ड है उसकी जो स्लिप है वो क्या हो जाएगी 2 माइनस SF। कितनी हो जाएगी 2 माइनस S, यानी कि 2 माइनस S इक्वल्स टू SF होता है, तो 2 माइनस SFB। SF क्या है, फॉरवर्ड स्लिप, और SB क्या है, बैकवर्ड स्लिप। तो ये बैकवर्ड स्लिप होती है वो ट्वाइस माइनस SB होती है, SF होती है।
ठीक है। ये सिमिलर केस है ब्रेकिंग में। मैंने आपको जब ब्रेकिंग पढ़ा था थ्री फेज इंडक्शन मशीन में, मैंने आपको बोला था प्लगिंग की वजह से क्या होता था, फेज जैसे चेंज कर देते तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाता था, और उसकी वजह से ब्रेकिंग के केस में भी जो स्लिप होती है वो क्या होती है, स्लिप ब्रेकिंग में 2 - s। यही ये केस यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसके केस में क्या स्लिप क्या हो जाएगी, बैकवर्ड स्लिप जो हो जाएगी वो 2 - s फॉरवर्ड हो जाएगी या 2 - s मूव। ठीक है। अब अब आप देखिएगा एट स्टार्टिंग, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू क्या होती है, s इक्वल्स टू 1, क्योंकि स्टार्टिंग में n की वैल्यू कितनी होती है 0, तो s स्लिप की वैल्यू क्या हो गई s इक्वल्स टू 1, तो s फॉरवर्ड स्टार्टिंग में कितना हो गया 1, तो s बैकवर्ड अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो s फॉरवर्ड को 1 पुट कर दो, तो 2 - 1 इज 1। तो आप देख सकते हो कि एट स्टार्टिंग फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप दोनों की दोनों सेम है, आया समझ में, और इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम होगा, और इसीलिए करंट प्रोड्यूस्ड सेम होगा, और इसीलिए टॉर्क प्रोड्यूस्ड सेम होगा, और इसीलिए स्टार्टिंग में टॉर्क 0 हो जाता है। तो एट स्टार्टिंग सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में टॉर्क 0 रहता है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इन्होंने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है। ये थ्री फेज इंडक्शन मशीन की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको हमने पहले बना रखी थी। ये देखिए एस इक्वल्स टू 0 इस साइड से स्टार्ट किया, लीनियर पोर्शन इस साइड से है ना, राइट साइड में। ये थ्री फेज इंडक्शन मशीन के लिए है, और ये इस पॉइंट के इधर जो है वो ब्रेकिंग रीजन आ जाता है। मैंने आपको बोला था ना एस इक्वल्स टू 1 से एस इक्वल्स टू 2 तक जो रीजन होता है वो ब्रेकिंग रीजन हो जाता है। और इसमें जो मैग्नीट्यूड होता था, मैंने आपको बोला था एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 3/2 m, 1.5 m। अब जो सिंगल फेस इंडक्शन मशीन है, अब उसमें क्या होता है कि 5m/2 से अपन दोनों, एक फॉरवर्ड फील्ड होगी, फॉरवर्ड फील्ड वो उसी तरीके से देखिए आप s इक्वल टू 0 से जाएगी और ये इस तरीके से निकलेगी, और एक होगी बैकवर्ड फील्ड। अब बैकवर्ड फील्ड जस्ट इसका इन्वर्टेड इमेज हो जाएगी, वो ये देख लीजिए इस तरह से आ गई और ये ऐसा है। अब इसकी जो रिजल्टेंट फील्ड होगी, फॉरवर्ड फील्ड प्लस बैकवर्ड फील्ड मिला के वो रिजल्टेंट फील्ड कुछ इस तरीके से होगी। समझ आ रहा है आपको, ये उसकी रिजल्टेंट फील्ड होगी। तो ये जो बीच वाली जो रेड रेड रीजन है, ये रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन सिंगल फेज इंडक्शन मशीन होगी। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन की रिजल्टेंट टॉर्क स्लिप, टोटल नेट टॉर्क इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन की रिजल्टेंट टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। तो वहां से यहां से इस कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो कि एट स्टार्टिंग जब s इक्वल टू 1 है, तब जो नेट टॉर्क है, ये नेट टॉर्क का है, नेट टॉर्क इक्वल्स टू 0 हो जाता है, और इसीलिए हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मशीन स्टार्टिंग में रोटेट ही नहीं करता। ठीक है, ये स्टार्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू 0, व्हाई, बिकॉज़ t फॉरवर्ड माइनस t बैकवर्ड इक्वल्स टू 0। तो एट स्टार्टिंग n इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू 1, sf इक्वल्स टू 1 और sb इक्वल्स टू 1, और रनिंग कंडीशन में n इज अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू ns, क्योंकि रोटर की स्पीड है n वेरी क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड होता है, तो s अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, वैसे पूरा 0 नहीं होता लेकिन अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, तो s फॉरवर्ड अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास होगा, और s बैकवर्ड अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास होगा, एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं होगा, 2 से थोड़ा सा कम होगा, क्यों कि s की वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं होती, एस फॉरवर्ड की वैल्यू भी एग्जैक्टली 0 नहीं होगी, सिंक्रोनस ऑलमोस्ट 0 के बराबर आ जाता है, क्योंकि रोटर जो है ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड के आसपास पहुंच जाता है। ये कंडीशन समझ में आई। तो ये रीजन है कि हमारा स्टार्टिंग में टॉर्क जनरेट ही नहीं होता। ये पिक्यूलियर बिहेवियर जो इंडक्शन मशीन का है, ये किससे शो होता है, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, ये अपन को ये पिक्यूलियर बिहेवियर शो करता है। इस थ्योरी के थ्रू पता चलता है कि एक स्टेशनरी पल्सेटिंग फील्ड दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं और सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करते हैं, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। उसकी वजह से एक फॉरवर्ड फील्ड जनरेट होती है, एक बैकवर्ड फील्ड जनरेट होती है, और रोटर दोनों फील्ड से रिएक्ट करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करता है, दोनों फील्ड के थ्रू टॉर्क जनरेट करता है, एक में फॉरवर्ड टॉर्क होगा, एक बैकवर्ड टॉर्क होगा। बस ये दिक्कत है कि एट स्टार्टिंग दोनों की स्लिप की वैल्यू, फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप दोनों की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाती है, और इसलिए टॉर्क की वैल्यू, नेट टॉर्क जो होता है वो 0 हो जाता है। और रनिंग कंडीशन में 0 नहीं होता, क्योंकि रनिंग कंडीशन में दोनों की स्लिप की वैल्यू अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, तो नेट टॉर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। आया समझ में, इसको आगे और देखेंगे हम। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, रोटेटिंग फील्ड ड्यू टू टू फेज सप्लाई, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।